गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूं जीएस स्पेशल सेक्शन में कोई एक नया टॉपिक, जिसको आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, इलेक्शन। यानी कि आज हम बात करेंगे जो इलेक्शन है, इलेक्शन के प्रोसीजर पे, व्हाट टू हैपन, हाउ टू हैपन, एंड हम कैसे इस इलेक्शन प्रोसीजर को अपने जो है चलाते हैं, या कैसे हमारा इतना बड़ा लोकतंत्र पिछले 70 सालों से सक्सेसफुली चलता आ रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को और देखते हैं कुछ बेसिक से चीजें जो हमारे इलेक्शन के लिए जानने वाली हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम इलेक्शन से। तो इलेक्शंस होते क्यों हैं, यानी वाई इलेक्शंस, चुनाव क्यों। तो इसमें सबसे पहला जो मुद्दा होता है, देखिए क्या होता है, अगर हम कोई भी कहीं भी देश में, किसी भी देश में, किसी भी संस्था में इलेक्शन करवाते हैं तो हमारा मकसद होता है कि हम हमारे पास मौजूद ऑप्शंस में से उन बेहतरीन से बेहतरीन लोगों को चुने जो हमारी संस्था को, जो हमारे देश को या जो हमारे राज्य को आगे बढ़ा सकें और जो उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं कि सरकार के संसदीय स्वरूप के लिए प्रतिनिधि चुनना, यानी कि जैसा हम जानते हैं हमारे भारत में पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर को बनाया गया है जिसमें हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का यूज करते हैं। तो उस तरह की जो आपकी प्रतिनिधि वाली सरकार होती है उसके लिए प्रतिनिधि चुनने का काम करना। दूसरा, बेहतर शासन के लिए निर्णय लेने वाली प्रक्रिया, एक बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए हमें इलेक्शंस भी जरूरी होते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शंस में से जो भी हमारे लिए बेहतर ऑप्शन होगा उसको चुनने के लिए भी इलेक्शंस का यूज करते हैं। तो वही आपका बेहतर शासन के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया भी हो सकती है। सरकारों के बीच जिम्मेदारी और जवाबदेही की भावना पैदा करता है। अगर हमारे पास इलेक्शंस हैं तो इलेक्शन एक तरह का टूल होता है जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं और आपकी जवाबदेहिता क्या है हम आपके लिए द्वारा लिए गए निर्णयों की। साथ ही साथ हमारे पास कई सारी विचारधाराएं होती हैं, उन विचारधाराओं में से बेहतर विचारधारा को चुनना जो हमारे विश्व, जो हमारे भारत के लिए या जो हमारे राज्यों के लिए एक बेहतर अवसर प्रदान करा सके और बेहतर और मजबूत शासन व्यवस्था प्रदान करा सके। तो इसी रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, इसी एस्पेक्ट में हम बात करेंगे इन प्रोसेसेस की। तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, यानी चुनावी क्षेत्रों की, फिर बात करेंगे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की, फिर मतदाता सूची की, फिर उसके बाद उम्मीदवारों के नामांकन की, फिर चुनाव अभियान की और मतदान और मतगणना की। तो हम इन 5 टॉपिक में एक एक टॉपिक उठाएंगे और देखेंगे ये प्रोसेस में क्या है और बेसिक पॉइंट्स इन सभी के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक और उठाते हैं चुनावी क्षेत्र। जैसा हम सब जानते हैं कि हम क्षेत्र आधारित कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं वो क्षेत्र आधारित बनती हैं। उसी तरह की हम प्रतिनिधि प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो हम उसी रिस्पेक्ट में क्या करते हैं कि अपने देश को, अपने क्षेत्र को छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट लेते हैं, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन बेस पे या पर्टिकुलर एरिया बेस पे। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करें तो हमारे भारत को लगभग, अगर हम संसद की बात करें तो 543 आपकी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, जहां पर हम देख सकते हैं कि इन 543 निर्वाचन क्षेत्रों में छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं या एरिया वाइज कुछ बड़ी भी हैं, लेकिन उनमें पॉपुलेशन लगभग एक समान रखी गई है ताकि हमें समझने में और वोटिंग में एक सीक्वेंस और एक पैटर्न मिल सके। अगला हम देखें इसमें तो हमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुनना होता है जिसे सांसद कहा जाता है, और अगर हम एक राज्य की बात करें तो उसमें विधायक कहा जाता है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, और हमारी लोकसभा के लिए एमपी कहा जाता है। अगर हम इसमें आगे बढ़े और एक एग्जांपल के लिए देखें तो हमने एक मैप आपके लिए लगाया हुआ है कि देखिए इस तरह का एक चुनावी क्षेत्र है लखनऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी का। तो इसमें लखनऊ के क्षेत्र में छोटी छोटी सी 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी गई हैं, ये एमएलए के लिए हैं। इसी तरह जब हम एमपी की यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं, और वो भारत के लेवल पर देखा जाता है कि प्रोपोर्शन एक समान कैसे रह सकता है। अगर हम बात करें आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनमें कई हमारे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भी होते हैं, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे वर्ग हैं जिनको अगर नॉर्मलाइज वे में देखा जाता, अगर नॉर्मलाइज इलेक्शंस होते तो शायद उनको कभी मौका ही नहीं मिलता अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, और उस चीज में वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया कि हमारे भारत में कुछ आरक्षित क्षेत्र डिसाइड कर दिए कि ये आरक्षित क्षेत्र वही क्षेत्र हैं जहां पर इनकी
जनसंख्या ज्यादा है, या इनके प्रोपोर्शन के हिसाब से इन क्षेत्रों को विभाजित कर दिया गया कि इन क्षेत्रों में उन्हीं वर्गों से लोग आकर चुनाव लड़ सकते हैं, और चुनाव के लिए जो मतदान है वो सभी वर्ग करेंगे, अर्थात कि इन वर्गों में, इन जगहों पे जो वो वर्ग हैं वो रहने वाले, उनकी मात्रा, उनकी तादाद ज्यादा है, इस वजह से उनका जो रिप्रेजेंटेशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो उन्हीं के द्वारा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर लगभग हमारे यहाँ 84 यानी 84 अनुसूचित जातियों के लिए और 47 हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट जो है रिजर्व्ड है, सीट आरक्षित की गई हैं। जो यह संख्या है या उनके कुल जनसंख्या के प्रोपोर्शन में निर्धारित की गई है, यानी कि अगर इनकी जनसंख्या बढ़ती है तो उस परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कि इनकी सीटें बढ़ जाएं, या हो सकता है अगर ओवरऑल बेसिस में देखा जाए इनकी जनसंख्या घटती है तो सीटें घट भी सकती हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में ही रखे गए हैं। अगर हम इसके बाद बात करें, हम आरक्षित क्षेत्रों की बात हो गई, उसके बाद हम बात करें वोटर्स लिस्ट की, तो अगला जो प्रोसेस आता है वो वोटर लिस्ट फॉर्मेशन का आता है। हर चुनाव से पहले हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो एक मतदाता सूची तैयार करता है, जो कि वहां के रहने वाले सभी नागरिकों की एक सूची होती है कि जो उस जगह पर मतदान देने के लिए एलिजिबल होते हैं। इनमें कई सिद्धांतों को फॉलो किया जाता है, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो बेसिक मोटो होता है वो ये होता है कि सभी के लिए एक वोट और हर एक वोट की कीमत एक, अर्थात कि आपका जितने भी लोग होंगे उन सबके वोट की कीमत एक ही होगी और हर एक आदमी का वोट एक ही बार पड़ सकता है। यही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को लेके भारत द्वारा हमें तैयार किया गया था। आगे हम बढ़ते हैं और इसमें अगर देखते हैं कि इसमें कंडीशंस क्या होती हैं, तो 18 वर्ष से ऊपर के किसी भी नागरिक के लिए, 18 वर्ष से ऊपर के किसी भी नागरिक के लिए हम अपना यहां मतदाता सूची में नाम डलवा सकते हैं और उसके बाद वो मतदान करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। पहले या एज 21 वर्ष थी, बट बाद में 61वें संविधान संशोधन से इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और तब से ये अभी तक 18 वर्ष है। और हमारे देश में जो भी व्यक्ति, जो भी लड़का या लड़की अगर 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लेता है वो हमारे देश में मतदान देने के लिए तैयार हो जाता है और वो मतदान कर सकता है। उसके बाद अगर देखिए मतदान सूची की एक फोटो है, एक डिपिक्शन है, आप देख सकते हैं कि इसमें लिस्ट नाम पड़े हुए हैं, फोटोज पड़े हुए हैं, इनमें डिटेल्स होती हैं। इन डिटेल्स में से छांटा जाता है और चेक किया जाता है कि हाँ, आप अगर मतदान देने गए हैं और उस सूची में आपका नाम है तो आप मतदान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, यानी उम्मीदवारों का नामांकन। जो अगला प्रोसीजर होता है उसमें यह होता है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना नामांकन भरेंगे और अपना नामांकन भरने के बाद वो लोगों को बताएंगे कि भाई हमने नामांकन भरा है, इस पार्टी के टिकट पे हम लड़ाई कर रहे हैं, इस पार्टी के टिकट पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और आप हमें वोट कीजिए और हमें अपना प्रतिनिधि चुनिए। पार्टी का टिकट होने का मतलब यह है कि जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जिन्हें पार्टियां अपना चिन्ह देती हैं और कहती हैं आप हमारे चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, उनको जो आधिकारिक भाषा में टिकट कहा जाता है और वो उसी टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। अगर हम नॉमिनेशन की, अगर नामांकन की हम आयु की बात करें तो लोकसभा के लिए हमारे यहाँ जो आयु रखी गई है वो 25 वर्ष रखी गई है और जो राज्यसभा के लिए हमारे यहाँ मिनिमम आयु रखी गई है वो लगभग 30 वर्ष रखी गई है। अर्थात अगर आप 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं तो आप लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, उम्मीदवार, उसके उम्मीदवार बन सकते हैं। अगर उसके आगे हम बात करें तो हर एक उम्मीदवार को अपना लिए एक नामांकन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उसमें अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, अपने एसेट्स, आपके पास कितनी लायबिलिटीज हैं, आप कितनों के कर्जदार हैं, आपने कितनों से पैसा लिया है या आपको कितना, आपके पास कितना पैसा है, धन है, संपत्ति है, साथ ही साथ अपनी ऊपर लगे हुए किसी भी तरह के क्रिमिनल आपराधिक मुकदमे हैं, क्रिमिनल दाग लगे हुए हैं, तो उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी उस नामांकन फॉर्म में देनी होती है। और इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार होता है कि अगर आपने कोई भी गलत जानकारी भरी है तो आपका नामांकन पूर्णतया रद्द किया जा सके। आगे हम देखते हैं तो ये चुनाव की बात आती है। मैंने इसमें एक बाहर के चुनाव प्रचार का फोटो लगाया है। अगर मैं यहाँ पे किसी और प्रचार की फोटो लगाता तो शायद उसमें आप ढूंढ सकते थे कि हमारा किसकी तरफ इंक्लाइनेशन है, बट इसलिए मैंने चालाकी दिखाई थोड़ी सी और आपके लिए मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल कैंपेन। देखिए कैंपेन का मतलब क्या होता है, कैंपेन का मकसद क्या होता है कि हम
जब सरकार में आएंगे, जब सरकार बनाएंगे, तो हमारा मकसद क्या होगा, हम करना क्या चाहते हैं, वो हम इस कैंपेन में बताते हैं। साथ ही साथ इस तरह को अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करें तो कौन सी पार्टी कितनी बेहतर सरकार बनाएगी, इसके लिए एक खुली और स्वतंत्र परिचर्चा होती है, उसको हम इलेक्शन कैंपेनिंग कहते हैं। इस कैंपेनिंग में अब हर पार्टी, हर राजनीतिक पार्टी, हर उम्मीदवार अपना अपना घोषणा पत्र जारी करता है, जिसमें वो बताता है कि हम आने के बाद, हम उम्मीदवार में प्रतिनिधि बनने के बाद हम करना क्या चाहते हैं और हम आपके लिए क्या क्या करेंगे, ये सब हम उस घोषणा पत्र में अपना बताते हैं। साथ ही साथ हम अपने कैंपेन में इसको बताते हैं। कैंपेन में कोई दुष्प्रचार ना हो, किसी तरह की लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी तरह का चाओस क्रिएट ना हो, इसके लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, यानी एक आचार संहिता बनाई गई है, जिसपे सभी राजनीतिक पार्टियों ने सहमति जताते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा है हम सभी इस आचार संहिता को मानेंगे, और ये हर बार लागू हो जाती है इलेक्शन से पहले, और उसके बाद जब इलेक्शन खत्म होते हैं तब इस आचार संहिता को वापस हटा लिया जाता है और सरकारें अपना काम फ्रीली कर सकती हैं। उसके बाद जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है वो होता है चुनाव का दिन। इस दिन आप जाते हैं अपना आईडी कार्ड लेकर, आपका वोटर आईडी कार्ड लेकर, आप चुनाव के बूथ में वहां पे अपनी वोटिंग करते हैं, और फाइनली उसके कुछ दिन बाद जब ईवीएम की काउंटिंग होती है और मतगणना अधिकारी द्वारा जब फाइनली ये घोषणा की जाती है, ये प्रशस्ति पत्र दिया जाता है कि आप इस क्षेत्र से, इस जगह से निर्वाचित हो चुके हैं, तब वह जो आपका उम्मीदवार है वह निर्वाचित माना जाएगा और वो आपके प्रतिनिधि के रूप में संसद या फिर विधान परिषद या विधायिका में जाकर आपके लिए कानून निर्माण करेगा या आपके लिए विधायिका का निर्माण करता है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी आपके इलेक्शन प्रोसेस पे। उम्मीद करता हूं कि आपको इलेक्शन प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आने वाली क्लासेस में इसको जरूर दूर करूंगा। और साथ ही साथ आप वोट करने जरूर जाइए। ये महाकुंभ होता है, एक महापर्व होता है भारतीय लोकतंत्र के लिए या किसी भी लोकतंत्र के लिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप वोटिंग जरूर करेंगे। नमस्कार और जय हिंद।